हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको इस वीडियो का जो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, अगर आप इस वीडियो की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे इसका एक इंट्रोडक्शन दिया गया है कि ये वीडियो किस बारे में होगा। तो आप पहले वो वीडियो देखें तो ज़्यादा बेटर होगा। खैर, अगर आप इस वीडियो को पहले देखना चाहते हैं तो इतना हम बता देते हैं कि ये BHU पॉलिटिकल साइंस MA इन MA, मतलब MA का जो एक प्रोग्राम होता है BHU में उसके पॉलिटिकल साइंस का, तो उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन हैं। चूँकि अभी लॉकडाउन का चल रहा है तो आप आई होप आप घर ही होंगे, तो घर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई जो भी चल रही हो उसके साथ में आप क्वेश्चंस भी देखते रहें प्रीवियस ईयर के। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। और जैसा कि पहले भी इंट्रोडक्शन वीडियो में काफ़ी सारी बातें हो चुकी हैं, और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये वीडियो कम से कम 25 से 30 मिनट का होगा, जिसमें हम 13 से लेकर 15 क्वेश्चन तक का डिस्कशन करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। और पीडीएफ की भी बात हो रही है कि कैसे पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जा सकता है, उसके बारे में अभी सोचा जा रहा है। जैसे ही कुछ होगा मैं आपको एक अलग से इन्फॉर्मेशन दूंगा इस बारे में। खैर, आज चलते हैं इस वीडियो पे सीधा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये कि निम्न में से किसने राजनीति शब्द का प्रयोग राजनीति विज्ञान के लिए किया। देखिए, जो नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो अगर जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी आपको कुछ अंग्रेजी में जो कोटेशंस होते हैं उसको, जो या जो भी कोटेशंस होते हैं थिंकर्स के, अगर वो आप इंग्लिश में याद रखें और जो भी उनके बुक्स का नाम होता है वो भी अगर इंग्लिश में याद रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, वो ज़्यादा बेटर होता है इसको समझने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं फिर भी। और जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो तो हो जाएंगे, लेकिन जो कोटेशंस होते हैं वो अगर आप इंग्लिश में याद रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं आपको समझने के लिए। तो आइए इस क्वेश्चन में कि किसने जो है राजनीति विज्ञान का शब्द का प्रयोग पहली बार किया राजनीति विज्ञान के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एरिस्टोटल। तो ये एरिस्टोटल पहला जो आंसर है। एक्चुअली जो पॉलिटिक्स वर्ड है वो ग्रीक भाषा के पोलिस से बना है, और पोलिस का जो मतलब होता है वो होता है नगर राज्य। ग्रीक दार्शनिक जो थे उनके अनुसार जो नगर राज्यों की स्थिति और राजनीतिक जो गतिविधियाँ थी नगर राज्य की, उसी से जो संबंधित ज्ञान होता है उसे राजनीति कहते हैं, ऐसा ग्रीक दार्शनिकों ने कहा है। राजनीति विज्ञान में, जैसा कि मैंने ये क्वेश्चन ही है कि राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है किसने पहले किया, तो वो अरिस्टोटल ही है। अगर और भी ऑप्शंस की बात करें तो ऑमेंड और पावेल जो है वो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत से रिलेटेड हैं। ईस्टर्न ने व्यवस्था उपागम या निवेश निर्गत मॉडल हम जिसे कहते हैं, जिसमें मांगे और समर्थन एक राजनीतिक व्यवस्था में जाते हैं, वहाँ से फिर नीतियाँ निर्णय निकलते हैं। फिर और नीतियाँ निर्णय जब पर्यावरण में जाते हैं तो वहाँ से फिर उनका फीडबैक जो आता है वो फिर से मांग एवं समर्थन के रूप में आता है। तो ये कुछ कोर जो वो है डेविड ईस्टर्न के निवेश निर्गत मॉडल का, वो हमने बताया आपको। इसी तरीके की चीज़ें जो है पूछी गई हैं इसमें, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चारों ऑप्शंस के बारे में कुछ ना कुछ बताया जाए। तो उसी के कोशिश में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि एक कोटेशन से ही शायद रिलेटेड है। और अगर इंग्लिश में मैं आपको दिखाना चाहूँ तो वो है कि हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट। तो मैंने पहले भी कहा है कि आपको कोटेशंस जो है अगर वो आप इंग्लिश में याद रखते हैं या आपको इंग्लिश में ध्यान रहता है तो फिर अच्छी बात है। तो किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। आई होप आप सबको पता होगा, ये काफ़ी पॉपुलर कोटेशन होता है BA फर्स्ट ईयर में अगर आप हो, या फिर आपका 12th आर्ट्स से रहा हो, 11th या 12th, तो वहाँ पे ये सारे कोटेशंस आपको बहुत अच्छे ही तरीके से मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो है गार्नर। ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है गार्नर, उन्होंने कहा था कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। एक्चुअली जो राजनीति विज्ञान की परिभाषा दी गई वो दो तरीके से यहाँ पे हमें बताई जाती है, एक तो परंपरागत और एक आधुनिक। तो परंपरागत में क्या होता है कि उसमें भी कई तरीके से परिभाषाएं दी गई हैं। एक तो राज्य के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान की परिभाषा दी गई, एक सरकार के अध्ययन के रूप में, और एक जो है राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में परिभाषाएं दी गई। तो हम यहाँ पे एक या दो थिंकर्स के या विद्वानों के कोटेशंस यहाँ पे बताएंगे आपको, राज्य के अध्ययन के रूप में, सरकार के अध्ययन के रूप में, और राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। तो उसी में राज्य के अध्ययन के रूप में, जैसा कि गार्नर ने ही कहा है कि
राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। तो ये गार्नर की कोटेशन हो गई। तो इनका जो कोटेशन है, इनकी जो डेफिनेशन है राजनीति विज्ञान की, वो राज्य के अध्ययन के रूप में है। ब्लंसली भी इसी श्रेणी में आते हैं। उन्होंने कहा है कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है, और जो यह समझाने का प्रयास करता है या प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, उसका आवश्यक स्वरूप क्या है, वो किन गतिविधियों में अभिव्यक्ति हुई, उसकी किन गतिविधियों में अभिव्यक्ति हुई तथा उसका विकास कैसे हुआ। तो ये रहा ब्लंसली का कोटेशन। एक और है H.G. जेम्स, उनका भी कोटेशन है, राजनीति विज्ञान जो है वो राज्य का विज्ञान है। तो ये कुछ पॉलिटिकल साइंस इज साइंस ऑफ स्टेट। तो ये कुछ बातें थी राज्य के अध्ययन के रूप में। आगे बढ़ते हैं सरकार के अध्ययन के रूप में। और सरकार के अध्ययन के रूप में पहला जो हम कोटेशन लेंगे वो लेखक का लेंगे। लेखक ने कहा कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है। ये इनका कोटेशन था राजनीति विज्ञान के संदर्भ में। सीले भी इसी श्रेणी में आते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, बीजगणित अंकों का, और ज्यामितीय शास्त्र स्थान एवं लंबाई चौड़ाई का अध्ययन करता है। तो एक तुलना की है इन्होंने इसकी। अब आते हैं अगला जो परंपरागत ही के अंतर्गत ही आता है, राज्य एवं सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। उसमें है गिलक्राइस्ट, जिन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान वस्तुतः राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। एक और थिंकर्स हैं इसमें, पॉल जेनेट, जिन्होंने कहा कि राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांत का विचार किया जाता है। तो ये कुछ कथन थे विभिन्न विद्वानों के राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संदर्भ में, परंपरागत परिभाषा के संदर्भ में। आधुनिक परिभाषा में देखें तो आधुनिक परिभाषा में जो विद्वान आते हैं उनका कुछ हम नाम बताते हैं। ईस्टन, कैटलिन, रॉबर्ट डयल, आमंड और पॉयल। तो ये कुछ नाम थे। अगर कैटलिन ने क्या कहा कि राजनीति विज्ञान जो है वो शक्ति का विज्ञान है, ये कैटलिन की परिभाषा है। और ईस्टन ने कहा कि राजनीति विज्ञान समाज में मूल्यों का सत्तात्मक वितरण है। मूल्यों का सत्तात्मक वितरण इन्होंने कहा, जैसे कि इन्होंने अपने व्यवस्था उपयोग या जो निवेश निगम मामला है उसको मूल्यों का आधिकारिक आवंटन कहा। रॉबर्ट डेल ने कहा कि राजनीति विज्ञान शक्ति, नियम व सत्ता से संबंधित है। ये कोटेशंस अगर आप याद रखे रहेंगे तो आगे आने वाले क्वेश्चंस जो होंगे या और वहाँ पे ये आपको हेल्प करेंगे। आमंड और पावेल का देखें तो उन्होंने कहा कि आधुनिक राजनीति विज्ञान में हम राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण करते हैं। तो ये कुछ बातें थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है निम्न में से किसने, तो अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किसने माना कि राजनीति का संबंध समाज में वर्ग संघर्ष से है। Who among the following accepted the view that politics is the study of class and struggle? तो इन सोसाइटी, क्लास स्ट्रगल इन सोसाइटी। तो इसमें जो है आप, आई होप आपको पता होगा, मार्क्सवादी थे जिन्होंने माना कि समाज जो है वो वर्ग संघर्ष से संबंधित है, समाज में वर्ग संघर्ष है, राजनीति का संबंध उसी से है। अब बात करते हैं उदारवादी की। देखिए, उदारवादी वो सिद्धांत है जिसमें मनुष्य को विवेकशील माना गया है और सामाजिक संस्थाओं को जो है वो मनुष्य का सामूहिक परिणाम, प्रयास का परिणाम माना गया है। मनुष्य का सामूहिक प्रयास ही सामाजिक संस्थाओं का निर्माण है। उदारवादी जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोच्च स्थान देते हैं। वे मानते हैं कि व्यक्ति के स्वार्थ एवं सामान्य हितों में कोई बुनियादी टकराव नहीं होता है। उदारवाद को अगर सामान्य रूप से देखें तो दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एक तो नकारात्मक उदारवाद, एक सकारात्मक उदारवाद। वैसे उदारवाद के तीन तरह हैं, तीन प्रकार के उदारवाद की बात की जाती है, क्लासिकल, एक मॉडर्न और एक कंटेम्प्रेरी। क्लासिकल जो उदारवाद है वो उसको हम नकारात्मक उदारवाद कहते हैं, जिसमें ये माना जाता है, ये कहा जाता है, जिसमें ये बात की जाती है कि व्यक्तियों के परस्पर लेन देन में जो है राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये बात कही जाती है। उसमें स्टेट को एक प्रहरी राज्य के रूप में कहा जाता है। मॉडर्न जो लिबरलिज्म है, मॉडर्न उदारवाद जो है, आधुनिक उदारवाद, वहाँ सकारात्मक उदारवाद उसे माना जाता है, जहाँ ये बात होती है कि खुली प्रतिस्पर्धा के वातावरण में जिन वर्गों की स्थिति दयनीय हो जाए, जिन व्यक्तियों की स्थिति दयनीय हो जाए, उन्हें जो है राज्य की ओर से उपयुक्त संरक्षण प्रदान किया जाए। इसे कल्याणकारी राज्य इस संदर्भ में कहा जाता है आधुनिक उदारवाद। अगर समकालीन उदारवाद की बात करें तो वहाँ स्वेच्छातंत्रवाद और समतावाद दो तरीके पाए जाते हैं।
स्वेच्छातंत्रवाद में जो है सार्वजनिक नीति निर्माण में जो है स्वतंत्रता को प्रमुखता दी जाती है, और सार्वजनिक नीति निर्माण में जो है समानता का या समतावाद में जो है सार्वजनिक नीति निर्माण में समानता की बात की जाती है। जॉन लॉक जो है उन्हें उदारवाद का जनक कहा जाता है। तो ये कुछ बात रही उदारवाद के विषय में। इसमें कई सारे थिंकर हैं। अगर क्लासिकल उदारवाद में देखें तो लॉक, एडम स्मिथ, स्पेंसर हैं आते हैं। आधुनिक उदारवाद में देखें तो जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, एल.टी. हॉबाउस, एच.जे. लास्की, आर.एम. मैकॉर, ये कुछ चीज़ें आती हैं। अब बात करते हैं एक और ऑप्शन जो इसमें है फांसीवादी, उसकी बात करते हैं। फांसीवाद को क्या कहा गया, इसकी एक डिफिनीशन दी गई ओपी गाबा बुक में कि फांसीवाद उन बेमेल विचारों एवं मान्यताओं का समुच्चय है जिन्हें प्रथम विश्व युद्ध के बाद के दशकों में इटली के तत्कालीन नेता बेनितो मुसोलिनी ने संपूर्ण राष्ट्र को अनुशासन में बांधने के उद्देश्य से बढ़ावा दिया। यह विचारधारा लोकतंत्र, समाजवाद और साम्यवाद के विरुद्ध प्रजातिवाद, सत्तावाद और सर्वाधिकारवाद का वर्चस्व स्थापित करने के ध्येय से प्रस्तुत किया गया था। तो ये कुछ बातें ओपी गाबा में कही गई हैं फांसीवाद के विषय में। और फांसीवाद के तत्वों की बात करें तो सामाजिक डार्विनवाद, तर्क बुद्धिक विरोध, परंपरावाद और आदर्शवाद, तो ये कुछ तत्व हैं फांसीवाद के। आदर्शवाद की बात करें तो इसके अंतर्गत यह विश्वास किया जाता है कि जगत में जो है जो भी वस्तुएं हैं वे भौतिक नहीं हैं बल्कि मानसिक वस्तुएं हैं। आदर्शवाद में कुछ जो विचारक हैं उसमें कांट, हेगल, ग्रीन, बोसांके, ये कुछ आदर्शवादी विचारक हैं, आदर्शवाद से जो संबंधित हैं। तो ये रहा ये क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का कुछ एक्सप्लेनेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि रिलेटेड है हु अमंग द फॉलोइंग said that study of politics involve power, rule and authority। शायद इसको हम इसके पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि इसमें से निम्न में से यह किसने कहा कि राजनीति का अध्ययन जो है वो शक्ति, शासन एवं औचित्यता से संबंधित है। तो इससे जो रिलेटेड थिंकर हैं वो जो करेक्ट ऑप्शन है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, अभी इसके जस्ट एबव जो अभी इसके ऊपर का जो दूसरा क्वेश्चन आया था उसमें मैंने आपको कुछ कोटेशंस बताए थे, जिसमें डहल का कोटेशन था कि राजनीति में शक्ति, शासन व सत्ता का विशेष प्रयोग किया जाता है, या ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान का शक्ति, नियम व सत्ता से संबंध है। तो ये चीज़ डहल ने कही थी आधुनिक परिभाषा के संदर्भ में। तो इसका जो सही ऑप्शन हुआ वो हुआ डहल। तो ईस्टर्न की हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे। डहल की तो बात हो गई, लेकिन ईस्टर्न की थोड़ी सी बात हम और करेंगे। ईस्टर्न ने जो है अपनी बुक पॉलिटिकल सिस्टम 1853 में जो पब्लिश हुई में माना कि राजनीति विज्ञान का संबंध मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। ईस्टर्न ने राजनीति के अध्ययन में 3 महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया था: मूल्य, आवंटन और अधिकार। तो ये कुछ बात थी ईस्टर्न की जो मैंने यहाँ पे बताना चाहता था। वीडियो लंबा होने के डर से ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आप बोर होने लगे ज़्यादा देखते देखते, तो उसलिए। निम्न में से किस पद्धति को व्यवहारवादी विचारकों ने उचित माना? आई होप इस क्वेश्चन के बारे में आप सबको पता होगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक उपागम को जो है, वैज्ञानिक पद्धति को जो है व्यवहारवादी विचारकों ने उचित माना। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया वैज्ञानिक। व्यवहारवाद के विषय में अगर हम बात करें तो व्यवहारवाद राजनीति के अध्ययन का एक आधुनिक उपागम है। और यहाँ पे अगर कुछ बातों की बात करें हम, तो वो ये कि प्रणाली विश्लेषण एवं संरचनात्मक क्रियात्मक विश्लेषण जैसे जो सिद्धांत हैं वो तो स्वयं राजनीति की व्याख्या देने का प्रयत्न करते हैं, परंतु जो व्यवहारवाद है वो स्वयं राजनीति की कोई परिभाषा नहीं देता है। यह केवल राजनीति के अध्ययन का एक ढांचा प्रस्तुत करता है जिसका प्रयोग करके राजनीति वैज्ञानिक अपने अपने निष्कर्ष निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया है उस पर हम कुछ बात करेंगे। व्यवहारवाद जो है वो वैज्ञानिक पद्धति पर बल देते हुए मूल्य निरपेक्ष उपागम का समर्थन करता है। वैज्ञानिक पद्धति जो होती है वो प्रत्यक्षवाद पर विश्वास करती है, जिसमें 2 प्रकार की चीज़ों को मान्यता दी जाती है, एक तो अनुभवमूलक कथन को और एक तार्किक कथन को। तो ये कुछ बात रही इस क्वेश्चन की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ये भी एक कोटेशन से ही रिलेटेड है।
कि किसने कहा कि राजनीति विज्ञान के अभाव में इतिहास फलदायक नहीं है और इतिहास के अभाव में राजनीति विज्ञान जड़विहीन है। इंग्लिश में अगर आप कोटेशन देखें तो हु सेड दैट हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिकल साइंस हैज़ नो रूट एंड पॉलिटिकल साइंस विदाउट हिस्ट्री हैज़ नो फ्रूट। तो ये कुछ बात है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सीले। सीले ने ऐसा कहा है और सीले की हम यहाँ पे कुछ और कोटेशन की बात करेंगे। सीले एक तो यही हो गया कि पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के अभाव में इतिहास फलदायक नहीं है और इतिहास के एक इनका बहुत अच्छा कोटेशन है जो हमें भी अपनी लाइफ में यूज फॉलो करना चाहिए। वो ये कि हमें हर रोज़ इसका ध्यान करना चाहिए एक्चुअली। वो ये कि लाइफ मे नॉट बी ब्यूटीफुल। हो सकता है आपकी जीवन सुंदर ना हो बट इट इज़ इंटरेस्टिंग। तो ये कुछ मुझे सबसे अच्छा लगा ये कोटेशन, लाइफ मे नॉट बी ब्यूटीफुल बट इट इज़ इंटरेस्टिंग। तो ये कुछ बात थी इनके कोटेशंस की। और एक कोटेशन और है, नो वर्च्यू इज सेफ दैट इज़ नॉट इंथुजियास्टिक। तो ये रहा सिले का कोटेशन। कुछ और कोटेशंस की बात हम करेंगे लेकिन आज नहीं, अगले वीडियोस में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स का लेखक है? ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, यहाँ पे देखिए हिंदी में भी जो लिखा गया वो इंग्लिश ही है, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। तो ह्यूमन नेचर पॉलिटिक्स जो है वो ग्राहम वलास की पुस्तक है। ग्राहम वलास की हम कुछ और किताब की बात करेंगे। वो है द आर्ट ऑफ थॉट, ये भी ग्राहम वलास की है। मेन एंड आइडियाज़, इससे ये भी उन्हीं की है। द ग्रेट सोसाइटी या साइकोलॉजिकल एनालिसिस, ये भी उन्हीं की है। एक और बुक है द लाइफ ऑफ फ्रांसिस प्लेस, तो ये भी उन्हीं की है। और सोशल हेरिटेज भी उन्हीं की है। सोशल पीस, अ स्टडी ऑफ द ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंग्लैंड। ये कुछ किताबों का नाम थे ग्राहम वलास की जो हमने आपको बताएं। अगर आप लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको PDF भी प्रोवाइड कराया जाए कुछ किसी ना किसी माध्यम से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि रिलेटेड है, हु अमंग द फॉलोइंग यूज द टर्म पॉलिटिकल सिस्टम इन प्लेस ऑफ स्टेट? आइडियलिस्टिक, मार्क्सिस्ट, एनार्किस्ट, बिहेवियरलिस्ट। तो किसने जो है इसके हिंदी पे अगर हम आए तो वो है, निम्न में से किसने राज्य के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था का प्रयोग किया? आदर्शवादियों ने, अराजकतावादियों ने, मार्क्सवादियों ने, व्यवहारवादियों ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है व्यवहारवादियों ने। उन्होंने ही सबसे पहले जो है इसका यूज़ किया। और अगर और ठीक से बात करें तो डेविड ईस्टन ने एक्चुअली इसका प्रयोग किया जो कि व्यवहारवाद से संबंधित है। 1953 में डेविड ईस्टन ने जो है राज्य के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा पेश की। उनके अनुसार जो है राजनीतिक व्यवस्था पारस्परिक संबंधों का ऐसा जाल है जिसके द्वारा समाज संबंधी आधिकारिक निर्णय लिए जाते हैं और उन्हें लागू किया जाता है। व्यवहारवाद में सत्ता और राजनीतिक व्यवस्था की संकल्पना के माध्यम से राजनीति को संक्रियात्मक अर्थ जो है वो प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ व्यवहारवादियों ने। तो ये भी याद रखें कि किसने यूज़ किया, वो डेविड ईस्टन से 1953 में। उनकी एक पुस्तक का नाम भी हमने आपको बताया, पॉलिटिकल सिस्टम, तो उसी को देते हुए उन्होंने ये कहा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो वो है, हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड द स्टेट इन टर्म्स ऑफ मोनोपोली ओवर द यूज ऑफ लेजिटिमेट पावर? किसने राज्य की परिभाषा औचित्यपूर्ण शक्ति के प्रयोग पर एकाधिकार के संदर्भ में दिया? तो सीधा हम पहले बता देते हैं कि मैक्स वेबर थे जिन्होंने इस चीज़ को बताया, राज्य की परिभाषा औचित्यपूर्ण शक्ति के प्रयोग के एकाधिकार के। उन्होंने कहा कि उनके कोटेशन पे हम आते हैं एक्चुअली जिस संदर्भ में इन्होंने ये कहा, इसमें पूरा कोटेशन नहीं दिया। उन्होंने कहा राज्य की डिफिनेशन देते हुए एक्चुअली उन्होंने ये कहा था कि राज्य वह संस्था है जिसके पास निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर शक्ति के वैधानिक प्रयोग का एकाधिकार होता है। मैक्स वेबर के बारे में यहाँ हम एक और बात करेंगे। उनका नौकरशाही का सिद्धांत बहुत ही पॉपुलर है, आप उसको भी आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, क्योंकि वीडियो बड़ा होने का डर है मुझे। मैं देख नहीं रहा हूँ कि वीडियो किस तरीके से चल रहा है। हॉब्स की बात करें तो उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी, मनुष्य को स्वार्थी और लोभी बताया उसकी प्राकृतिक अवस्था में। हीगल की बात करें तो वो आदर्शवादी थे, साइंस ऑफ लॉजिक उनकी एक पुस्तक का नाम है। द्वंदात्मक पद्धति भी उनसे रिलेटेड है। द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री भी एक है, द फिनोमिनोलॉजी ऑफ
स्पिरिट, फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट भी उन्हीं की पुस्तक का नाम है। तो ये कुछ बातें थी। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे थोड़ी सी बात और करेंगे हम। प्राचीन समय में अगर भारतीय कॉन्सेप्ट में देखें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसकी कुछ बात दिखाई देती है। पश्चिम में समझौते का सिद्धांत जो अगर हम देखें तो सबसे पहले यूनानी सोफिस्टों की रचनाओं में मिलता है। प्लेटो की रिपब्लिक में ग्लाउकन नाम का दार्शनिक है जिसने राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते से माना। लेकिन अगर इसकी एक व्यवस्थित रूप से एक सर्वाधिक विकास जो हुआ वो 16वीं, 17वीं और 18वीं शताब्दी में हुआ। हॉब्स, लॉक और रूसो। हॉब्स की लेवाइथन, लॉक की टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट और रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये तीनों पुस्तक थी, इनकी फेवरेट बुक थी, इनकी पॉपुलर बुक थी। तो यहाँ पे कुछ इसकी बात हुई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हु राइट द बुक इंटाइटल द मॉडर्न स्टेट। तो मॉडर्न स्टेट किन्होंने लिखा? बर्लिन, पॉपर, लास्की, मैकाइवर। तो ये पुस्तक जो है वो रिलेटेड है, एक मिनट, द मॉडर्न स्टेट वो है मैकाइवर से। मैकाइवर की कुछ और पुस्तकों के नाम की बात हम यहाँ पे करेंगे। कम्युनिटी उनकी एक बुक का नाम है। सोशल कॉजेशन भी एक है। आप अगर चाहें तो इसको लिखते रहें या फिर जब भी पीडीएफ का कुछ प्लान बनेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। द वेव ऑफ गवर्नमेंट है एक बुक का नाम। एलिमेंट ऑफ सोशल साइंस, लेवियाथन एंड द पीपुल, लेबर इन द चेंजिंग वर्ल्ड। देखिए मैं थोड़ा सा गैप दे के बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए कि ये अलग अलग पुस्तकों का नाम है। रिलेशन ऑफ सोशोलॉजी टू सोशल वर्क, इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन, टूवर्ड अबाइडिंग पीस, द चैलेंजिंग ऑफ द पासिंग ईयर्स। तो ये कुछ पुस्तक के नाम हुए मैकाइवर के। आप चाहें तो इन्हें लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि रिलेटेड है हु अमंग द फॉलोइंग इज सपोर्टर ऑफ द डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट। देखिए सपोर्टर जो है राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का समर्थक कौन है? तो अगर आप इसमें देखें बोदा, बर्क, लॉक, जेम्स। तो लॉक जो थे, हॉब्स, लॉक, रूसो, तो लॉक तो सामाजिक समझौते से रिलेटेड हुए। जेम्स प्रथम के बारे में अगर आपको कहीं भी थोड़ा बहुत बताया होगा तो उनके बारे में यही बताया जाता था कि वो जो है अपनी निरंकुश, चूंकि वो निरंकुश शासक था, उसने जो है अपनी शासन को उचित ठहराने के लिए, जेम्स प्रथम जो थे उन्होंने 1566 से 1625 उनका वो है, तो उन्होंने अपने निरंकुश शासन को जो है उचित ठहराने के लिए यह तर्क दिया कि यदि कोई राजा दुष्ट या पतित हो तो प्रजा को जो है उसका विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि यह मान लेना चाहिए कि यह ईश्वर जो है उनके पापों का दंड दिया है। तो इस तरीके से उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के समर्थक स्पष्ट होता है उनके विचारों को देख, उनके चीज़ों को देखते हुए। यूरोपीय परंपरा में राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का जो उत्पत्ति हुई वो राजतंत्र के युग में विकसित हुआ। और भारतीय परंपरा में अगर हम देखें तो महाभारत के शांति पर्व में राजा की दैवी उत्पत्ति का संकेत हमें मिलता है। तो ये कुछ बातें थी इस बारे में, राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के बारे में। आगे अगर कभी क्वेश्चन ये फिर से मिलता है तो मैं राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत पे एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन करूंगा, लेकिन यहाँ पे बस इतना ही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि रिलेटेड है हु अमंग द फॉलोइंग सेड द मैन विल बी फोर्स्ड टू बी फ्री। किसने कहा कि व्यक्ति के स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा? अब अगर रूसो के बारे में पढ़े होंगे तो उसके जो कोटेशंस के बारे में कहा जाता था वो कहा कंट्राडिक्टरी कोटेशन देता था वो। तो ऐसा कुछ हमें बताया जाता है कि उसके जो कोटेशंस होते हैं वो बहुत ही समझ में कई दफ़ा नहीं आता कि वो कहना क्या चाहता है एक्चुअली। तो ये भी एक कोटेशन उन्हीं का है, रूसो का है, व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। उसके कुछ और कोटेशंस की बात करें हम तो वो ये है कि नो मैन हैज़ एनी नेचुरल अथॉरिटी ओवर हिज फेलो मैन। ये एक कोटेशन है उनका। द स्ट्रॉन्गेस्ट इज नेवर स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी ऑलवेज द मास्टर अनलेस ही ट्रांसफॉर्म इंस्टेंट इनटू राइट एंड एविडेंस इनटू ड्यूटी। ये कुछ पीपुल, एक और कोटेशन है, पीपुल हु नो लिटिल आर यूजली ग्रेट टाकर व्हाइल मैन हु नो मच से लिटिल। मतलब कि जो कम जानता है वो ज़्यादा बोलता है और जो आदमी ज़्यादा जानता है वो कम बोलता है, बोलता ही नहीं है। एक्चुअली आप अगर किसी को बहुत ज्ञानी लोगों को देखें, महान लोगों को देखें तो वो बहुत कम बोलते हैं इन सब के बारे में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए रूसो के कोटेशन से भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो एक दफ़ा मैं टाइम देखना चाहूँगा कि ये कहीं कुछ ज़्यादा तो नहीं हो रहा।
बिल्कुल सही है। तो पीडीएफ की बात मैंने पहले भी कहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे कुछ एक तरफ थिंकर्स दिए गए हैं, उसके सामने उनकी बुक का नाम दिया गया है। तो हमें ये देखना है कि इनमें से कौन जो है रिलेटेड सही ढंग से सुमेलित नहीं है। मैकियावेली द प्रिंस, आई होप सबको पता होगा कि उनकी एक फेमस बुक है, तो ये करेक्ट है। एक मिनट, ये करेक्ट है। हॉब्स लेवाइथन, ये मैंने अभी अभी जस्ट बताया, इसके ऊपर वाले इसके ऊपर शायद जो क्वेश्चन आया था। जेएस मिल ऑन लिबर्टी, ये भी करेक्ट है। टीएच ग्रीन द स्टेट, ये रॉन्ग है। तो अगर टीएच ग्रीन की किताबों का बात करें, अभी शायद हम इसके पहले किए कि नहीं किए मुझे याद नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं उनके कुछ और बुकों का नाम बताना चाहूँगा कि, और सारी बुकों का नाम तो आपको दिए गए हैं सामने। टीएच ग्रीन की कुछ बुकें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। प्रोलेगोमेना टू एथिक्स, ये उनकी एक बुक है। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ये एक बुक है। वर्क्स ऑफ टीएच ग्रीन, फिलोसफिकल वर्क, ये एक बुक हो गई। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन एंड अदर राइटिंग्स, ये एक बुक है। द विटनेस ऑफ गॉड एंड फेथ, ये एक बुक हो गई। एंड एस्टिमेट ऑफ द वैल्यू एंड इन्फ्लुएंस ऑफ वर्क्स ऑफ फिक्शन इन मॉडर्न थिंकर्स, तो ये कुछ मॉडर्न टाइम्स। ह्यूमन लॉ की एक और बुक है ये। फ्रीडम एंड पॉलिटिक्स इन एथिकल बिहेवियर, तो ये कुछ किताबों के नाम हुए जो कि रिलेटेड हैं टीएच ग्रीन से। तो ये जो चौथा ऑप्शन है इसका, ये इसको यहाँ पे करेक्ट किया जाएगा, क्योंकि ये सही ढंग से सुमेलित नहीं है। तो ये पूछा है तो ये करेक्ट, हालांकि ये मिला सही नहीं है, लेकिन इस ऑप्शन के लिए ये सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की हो। आधुनिक उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो रूसो, एडम स्मिथ, हॉब्स, लॉक। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है लॉक, जिन्हें आधुनिक उदारवाद का जनक कहा जाता है। और तो अभी इसके पहले शायद हम जो क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे, वहाँ पे जो है लॉक की उदारवाद की बात हो रही थी, तो लॉक जो है वो करेक्ट आंसर हुआ इसका। बढ़ते हैं अगले और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि रिलेटेड है। अगर इसको इंग्लिश में देखें तो लिखा गया है कि हु प्रोपाउंड द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंड द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, मतलब कि शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जैसा कि आपको सबको पता होगा अगर आपने पढ़ा है कि जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वो अमेरिका में अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाया गया है। तो इसका जो प्रतिपादन किया था वो मॉन्टेस्क्यू ने किया था। अगली बार वीडियो में जब भी कहीं पे भी अगर शक्ति पृथक्करण या मॉन्टेस्क्यू के बारे में कुछ चीज़ें आएंगी, तो मैं वहाँ पे शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को स्पष्ट करूँगा, बताऊँगा कि वो एक्चुअली है क्या और मॉन्टेस्क्यू ने उसके बारे में क्या कहा है। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं आने वाले टाइम पे बताऊँगा। और लेकिन आज के लिए ये वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको मिलते रहें, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हफ्ते में कम से कम 4 से लेके 5 वीडियो तक आपको प्रोवाइड कराया जाए, चूँकि यूजी के लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके लिए भी एक वीडियो बनाया जाए, उनके भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। चूँकि 12th के बाद जो लोग भी साइंस से सीधा आर्ट की तरफ भागते हैं, उनके लिए एक समस्या होती है एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके। तो मैं कोशिश करूँगा कि उनके लिए भी कुछ वीडियोज़ अपलोड किए जाएँ यहाँ पे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।